हेलो एवरीवन, वेलकम टू गौतम एजुकेशन। क्लास 12 चैप्टर 2 बायोलॉजी कर रहे हैं हम। हमारा टॉपिक जो कंटिन्यू चल रहा था डेवलपमेंट इन फ्लावरिंग आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जिसमें हमारा 3 स्टेप में आपको उस दिन क्लियर कर चुकी थी। डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड डेवलपमेंट ऑफ सीड, ये 3 स्टेप होती है जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है फ्लावर का, और उसके बाद फ्रूट बनने की जब प्रोसेस होती है तो 3 स्टेप के बाद फ्रूट बनता है। डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड डेवलपमेंट ऑफ सीड। यहाँ तक का टॉपिक हम क्लियर कर चुके थे। अब हमारा नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। Embryo development is a common phenomenon in embryophytes including angiosperm. एम्ब्रियोजेनेसिस, जब हम एनिमल की बात करते हैं तो एम्ब्रियो बनने की जो प्रोसेस होती है उसको हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। फाइट्स वर्ड जहाँ पर भी आता है मीन्स हम प्लांट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर एम्ब्रियोफाइट्स आ गया, मतलब हम प्लांट के अंदर एम्ब्रियो बनने की प्रोसेस की बात कर रहे हैं। कहा गया एम्ब्रियो डेवलपमेंट इज कॉमन फिनोमिनॉन, है ना। हर एक एंजियोस्पर्म के अंदर एक कॉमन फिनोमिनॉन के रूप में एम्ब्रियोजेनेसिस पाई जाती है, जिसको हम एम्ब्रियोफाइट्स के नाम से भी जानते हैं। द एम्ब्रियो डेवलपमेंट फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट among dicotyledonous and monocotyledonous angiosperm, the basic pattern of embryogeny is almost similar. However, a little difference in the embryogenic development in monocot and dicot has been reported by many embryologists. यहाँ पर हमारे 2 टाइप के बीज होते हैं, एक डाइकोट होता है, एक मोनोकोट होता है, जिसके अंदर 2 कोट होते हैं, 2 बीजपत्र होते हैं, उसको हम डाइकोट कहते हैं। जिसके अंदर एक ही बीजपत्र होता है, एक ही कोट होता है, उसको हम मोनोकोट कहते हैं। तो दोनों में ही एम्ब्रियो डेवलपमेंट सिमिलर होता है, एक छोटा सा डिफरेंस दोनों के अंदर पाया जाता है। बहुत सारे जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने डाइकोट और मोनोकोट अलग अलग प्लांट में अलग अलग तरीके से अपने एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस को रिपोर्ट किया है। अब यहाँ पर आपके डायग्राम दिए गए हैं, सारे डायग्राम नहीं करने हैं, जो मैं आपको टिक करके बता रही हूँ वही आपको डायग्राम करना है। जैसे आपका फर्स्ट डायग्राम दिया गया है, ठीक है, इसको कहा जाता है जाइगोटिक स्टेज। फर्स्ट ए वाला जाइगोटिक स्टेज है, सेकंड बी वाला जिस पर टर्मिनल सेल और बेसल सेल बन रही है, तो 2 सेल बन रही है, इसको 2 सेल स्टेज कहा जाता है। ए और बी करना है हमें डायग्राम के अकॉर्डिंग। और नेक्स्ट आता है थर्ड, जिसको आप सी नाम दे देंगे, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। थर्ड जो हमारा इस टाइप का अगर स्ट्रक्चर बन जाता है तो उसको ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो कहा जाता है। ये वाला जो स्टेप होता है उसको हार्ट शेप स्टेज कहा जाता है। और लास्ट ये वाला जो पूरा डायग्राम होता है ये मैच्योर एम्ब्रियो कहलाता है। तो इस तरीके से हमारी इतनी स्टेप के थ्रू पूरा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो बायो में बहुत ही कंपलसरी होता है। तो आप जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें डायग्राम है तो उसमें आप डायग्राम रिप्रेजेंट करके और अपना थ्योरी लिखना स्टार्ट करें। एम्ब्रियो बनने के बाद उसके अंदर सीड बनता है ना। 2 टाइप के होते हैं, मोनोकोट एम्ब्रियो एंड डाइकोट एम्ब्रियो। मोनोकोट एम्ब्रियो में हमको कहा गया इट हैज़ यूनिसेल्युलर सस्पेंशन एंड इट हैज़ मल्टीसेल्युलर सस्पेंशन। यहाँ पर आपके जो डायग्राम दिया गया है इसमें ये जो पूरी सेल होती है यहाँ आपको दिख रहा है सस्पेंसर। ये जब इस तरीके से पूरा एक स्ट्रक्चर बन जाता है तो यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो सेल होती है उसको सस्पेंसर कहा जाता है। और यहाँ पर अगर एक ही सेल में बन रहा है तो इसको यूनिसेल्युलर कहा जाएगा, और अलग अलग सेल में बन रहा है तो उसको मल्टीसेल्युलर कहा जाता है। तो यहाँ यही बताया है कि जो मोनोकोट एम्ब्रियो होता है उसके अंदर जो सस्पेंसर होता है यूनिसेल्युलर होता है, एक ही सेल उसमें बनती है। और डाइकोट में ये बहुत सारी सेल से बना होता है तो उसको मल्टीसेल्युलर सस्पेंशन कहा जाता है। मोनोकोट एम्ब्रियो हैज ओनली 1 कोटिलेडोन, पता है हमको मोनोकोट एम्ब्रियो जो बनेगा तो उसके अंदर 1 कोटिलेडोन होगा। अभी यहाँ पर हम एम्ब्रियो पढ़ रहे हैं और आगे हमारा सीड का डिफरेंस भी कहा गया है, तो दोनों एक जैसे ही हैं, बट यहाँ पर एम्ब्रियो मतलब हमारा प्री मैच्योर स्ट्रक्चर है और सीड इसके अंदर बनेगा तो वो हमारा डेवलप स्ट्रक्चर होगा। द पोजिशन ऑफ प्लूमिल इज़ लेटरल, इसके अंदर जो प्लूमिल की पोजीशन होती है वो लेटरल होती है। और डाइकोट के अंदर जो प्लूमिल की पोजीशन होती है वो 2 कोटिलेडोन के बीच में होती है। जैसे यहाँ पर एक ग्राम सीड में दिया गया है तो ग्राम सीड में हमको प्लूमिल यहाँ बताया है ना। दोनों ही बीजपत्र जब बन जाएंगे तो उसके बीच में प्लूमिल बनेगा, यहाँ पर भी बताया गया है प्लूमिल। और अगर हम
मोनोकोट की बात करेंगे तो उसमें मोनोकोट में जो प्लूम्यूल बनेगा वो लेटरल होगा। प्लूम्यूल रेडिकल क्या होते हैं, हमारे जब सीड का जर्मिनेशन होता है तो जो प्लूम्यूल बनता है वो प्री मैच्योर स्ट्रक्चर होता है स्टेम का, एंड जो रेडिकल बनता है वो प्री मैच्योर स्ट्रक्चर होता है रूट का। तो यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे यहाँ एक बीज बताया गया है, इस सीड का जब जर्मिनेशन हो जाता है तो यहाँ पर ये सीड ऐसा था, ठीक है। अब यहाँ पर जब जर्मिनेशन होना स्टार्ट हुआ तो इसके नीचे एक छोटा सा स्ट्रक्चर बन गया जिसको रेडिकल कहते हैं। यही रेडिकल आगे चलकर रूट को डेवलप करता है, और फिर यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसको प्लूम्यूल कहा जाता है, ठीक है। ये रेडिकल है और यहाँ देखिए प्लूम्यूल बना हुआ बता रहे हैं, यहाँ नीचे रेडिकल है ऊपर प्लूम्यूल। तो इससे जो डेवलपमेंट होगा वो होगा स्टेम का डेवलपमेंट। तो हम कह सकते हैं कि रूट का प्रीमैच्योर स्ट्रक्चर रेडिकल होता है और स्टेम का प्रीमैच्योर स्ट्रक्चर प्लूम्यूल होता है। इसके बाद बनते हैं सीड्स। फॉर्मेशन ऑफ सीड्स है हमारा नेक्स्ट, जिसमें हमको कहा गया फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज कॉल्ड अ सीड, ठीक है। आपको एक छोटी सी सिंपल सी डेफिनेशन याद रखनी है, 1 लाइन डेफिनेशन ये, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज कॉल्ड सीड। जब ओव्यूल फर्टिलाइज्ड हो चुका होता है, उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, तो उसी फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को हम सीड कह देते हैं। सीड हमारे कुछ टाइप्स के होते हैं, यहाँ हमने टाइप्स लिखे हैं, टाइप्स ऑफ सीड। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कोटिलेडोन द सीड आर ऑफ फॉलोइंग 2 टाइप। अगर हम कोटिलेडोनस की बात करेंगे तो 2 टाइप के होते हैं, मोनोकोटिलेडोनस एंड डाइकोटिलेडोनस। मोनोकोटिलेडोनस में क्या कहा गया है, सीड हैविंग ओनली 1 कोटिलेडोन आर कॉल्ड मोनोकोटिलेडोनस। जहाँ पर हमारा एक ही कोट होता है, एक ही कोटिलेडोन होता है, उसको कहा जाता है मोनोकोट। दिस सीड्स कंटेन एंडोस्पर्म फॉर द नरिशमेंट ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो। इसके अंदर एंडोस्पर्म पाया जाता है और यही एंडोस्पर्म आगे एम्ब्रियो को नरिशमेंट देने का काम करता है, डेवलप करने का काम करता है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एंडोस्पर्म दे आर नोन टू बी अ एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्म पाया जाता है, इसीलिए इस टाइप के सीड को एंडोस्पर्मिक सीड कहा जाता है। एग्जाम्पल मेज, राइस, व्हीट एट्सेट्रा, ठीक है। मक्की, चावल और गेहूँ, ये तीनों इसके एग्जाम्पल हैं। फिर डाइकोटिलेडोनस सीड, सीड हैविंग 2 कोटिलेडोनस आर कॉल्ड डाइकोटिलेडोनस। दिस सीड्स डू नॉट कंटेन एंडोस्पर्म, हेंस आर कॉल्ड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। जब हमारे 2 टाइप के कोटिलेडोन एक ही बीज में पाए जाते हैं तो उसको डाइकोटिलेडोनस कहा जाता है। इसके अंदर एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता और इसी कारण इसको नॉन एंडोस्पर्मिक सीड भी कहा जाता है। द कोटिलेडोन्स ऑफ दिस सीड्स प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। यहाँ पर नरिशमेंट कौन देता है, जो 2 कोटिलेडोनस बनते हैं वही कोटिलेडोन यहाँ पर एम्ब्रियो को डेवलपमेंट देने का काम करते हैं, नरिशमेंट देने का काम करते हैं। देयर आर सम एक्सेप्शन इन विच एंडोस्पर्म इज प्रेजेंट। यहाँ पर डाइकोट में भी कुछ एक्सेप्शन पाए जाते हैं, मतलब डाइकोट में ऐसे प्लांट भी होते हैं, ऐसे बीज भी बनते हैं जिनके अंदर एंडोस्पर्म पाया जाता है, जबकि मोस्टली क्या होगा, एंडोस्पर्म नहीं है, वही डाइकोट है। बट यहाँ पर कुछ इसके एक्सेप्शन है जिसमें डाइकोट होने के बावजूद इनके अंदर एंडोस्पर्म पाया जा रहा है। एग्जाम्पल कैस्टर। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म सीड्स आर 2 टाइप। अगर हम एंडोस्पर्म और नॉन एंडोस्पर्म के प्रेजेंट और अब्सेंट की बात करें, एंडोस्पर्म के प्रेजेंट और अब्सेंट की बात करें तो 2 टाइप के सीड हो जाते हैं हमारे, नॉन एंडोस्पर्मिक और एंडोस्पर्मिक, जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर से रिपीट कर रहे हैं। एक कहा गया है एल्ब्यूमिनस सीड्स और सेकेंड कहा गया है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। These seeds contain endosperm, it cotyledon in thin and small. Endosperm provide nutrition to developing embryo। जो हम अभी ऊपर पढ़ के आए वही बताया गया है कि जिसके अंदर एंडोस्पर्म पाया जाता है, इसके जो कोटिलेडोन होते हैं वो थिन एंड स्मॉल होते हैं और ये एंडोस्पर्म एम्ब्रियो को नरिशमेंट देने का काम करते हैं। एग्जाम्पल मेज एंड राइस। और यहाँ आगे मैंने कुछ और एग्जाम्पल लिखे हैं, सनफ्लावर एंड कोकोनट। इसको आपको अच्छे से रीड करना है, राइट डाउन ना करें तो भी चलेगा, बट इसको पढ़ लेना आप अच्छे से क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स, दिस सीड्स डू नॉट कंटेन एंडोस्पर्म बिकॉज इट एंडोस्पर्म यूटिलाइज द नरिशमेंट ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो इन अर्ली स्टेज। यहाँ पर एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता है क्योंकि बनता तो है लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाता है सीड का वैसे वैसे ही डिजनरेट होता जाता है। इसका एग्जाम्पल हो जाता है ग्राम, पी, बीन्स, ग्राउंडनट, है ना। यहाँ पर ये बीन्स लिखा हुआ है, ग्राम, पी, बीन्स और ग्राउंडनट में इस टाइप के सीड्स बनते हैं। अब हमारे जो नेक्स्ट होता है पेरिस्पर्मिक सीड्स। पेरिस्पर्मिक सीड्स यहाँ नहीं दिया गया है बट कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए आपको अलग से इसको शो कर रही हूँ मैं।
पेरिस्पर्मिक सीड्स, सीड्स इन विच रिमेन्स ऑफ न्यूसेलस इज सीन। ऐसे सीड्स से जहाँ पर न्यूसेलस एज इट इज़ रह जाता है ना, सीड के डेवलपमेंट के बाद भी न्यूसेलस बचा रह जाता है, तो ऐसे सीड को कहा जाता है पेरिस्पर्मिक सीड्स। द रेसिडुअल पेरिस्टेंस न्यूसेलस इज कॉल्ड पेरिस्पर्म। ठीक है, यहाँ पर जो न्यूसेलस बच गया है उसको आगे चल के हम क्या नाम दे देते हैं, पेरिस्पर्म उसको कहा जाता है, और इसलिए इस टाइप के सीड्स को पेरिस्पर्मिक सीड्स कहा जाता है। एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, ब्लैक पेपर एंड बीट। फॉर्मेशन ऑफ सीड, ये थोड़ा सा एक डेफिनेशन हो गई थी और टाइप्स हो गए हमारे। फिर फॉर्मेशन ऑफ सीड है हमारा टॉपिक, तो इसके अंदर हमारे 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। सीड कोड, ठीक है, क्या होता है सीड का फॉर्मेशन जब होता है तो एक स्ट्रक्चर सीड कोड बनता है, एंड सेकंड स्ट्रक्चर एंडोस्पर्म जो अभी हमने पढ़ा है वो बनता है। तो यहाँ पर मेनली सीड कोड में हमने लिखा है, एज द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म टेक प्लेस द 2 आउटर एंड इनर इंटेग्यूमेंट ऑफ ओव्यूल बिकम टेस्टा एंड टेगमेन। ठीक है, जैसे हमारा एम्ब्रियो एंडोस्पर्म एम्ब्रियो में डेवलपमेंट करता है तो क्या होता है, 2 आउटर लेयर बनती है। जो आउटर लेयर होती है एक टेस्टा से बनती है और इनर इंटेग्यूमेंट, आउटर इंटेग्यूमेंट टेस्टा से बनता है और इनर इंटेग्यूमेंट टेगमेन से बनता है। The 2 outer and inner integument of the ovule become testa and tegmen respectively. The micropyle of the ovule remain as a fine pore permitting the entry of water needed the time of germination. जो माइक्रोपाइल ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर मैंने आपको पढ़ाया था उसको आप एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, ताकि आप ये नए नए वर्ड जो दिख रहे हैं आपको उसमें कंफ्यूज ना हो। उसमें हमारा जो इंटेग्यूमेंट का स्पेस वाला पोर्शन था उसको हमने माइक्रोपाइल कहा था। ये माइक्रोपाइल एक पोर बनाता है, इसी पोर के थ्रू हमारा जब सीड जर्मिनेशन होता है तो वाटर और जो ऑक्सीजन होती है इसी पोर के थ्रू ऑब्जर्व की जाती है। जर्मिनेशन हमारे सीड का डेवलपमेंट होना, सीड का जर्मिनेट होकर नए प्लांट को बनाना, इस पूरी प्रोसेस को जर्मिनेशन कहा जाता है। द हाइलम इज प्रेजेंट एज ए स्कार बिहाइंड द माइक्रोपाइल इन सम सीड्स, अ रेफी इज प्रेजेंट ऑन द सीड कोड। ठीक है, यहाँ पर हमारा माइक्रोपाइल के जस्ट पीछे कहा गया है, यहाँ पर वहाँ पर हाइलम प्रेजेंट होता है, और कुछ सीड्स के अंदर जो सीड कोट होता है उस पर एक नया स्ट्रक्चर भी पाया जाता है जिसको हम रेफी कहते हैं। तो ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये याद रखना है, क्योंकि सीड कोड तो ये 2 ही आपको बता रहे हैं कि सीड कोड 2 रूप में पाए जाते हैं, आउटर और इनर। आउटर जो बनता है वो टेस्टा से बनता है और इनर जो बनता है वो टेगमेन से बनता है। एंडोस्पर्म, तो एंडोस्पर्मिक हम पढ़ ही चुके हैं। एंडोस्पर्म किस टाइप से पाया जाएगा, या तो प्रेजेंट होगा सीड में या एब्सेंट होगा, तो इसके हम डिस्क्रिप्शन यहाँ पढ़ चुके हैं। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट जो डायग्राम है स्ट्रक्चर ऑफ ग्रामसी है ना, यहाँ पर देखिए सीड कोट है, हाइलम है और माइक्रोपाइल है, आपको दिख रहा है। ये डाइकोट है क्योंकि इसके अंदर 2 कोटिलेडोन बताए गए हैं। ग्राम सीड की बात की गई है यहाँ पर, और ये है मेज, मतलब ये मोनोकोट की बात की गई है यहाँ पर। और ये जो मोनोकोट होता है उसके अंदर एंडोस्पर्म बताया गया है और एम्ब्रियो बताया गया है। बाकी अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे यहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, तो यहाँ आपको पूरा एक डायग्राम बताया गया है जिसमें आउटर लेयर एल्यूरन लेयर होती है, पेरिकार्प पाया जाता है, सीड कोट कहते हैं जिसको हम स्क्यूटेलम कहलाता है एक स्ट्रक्चर, कोलियोपेटाई कहलाता है, प्लूम्यूल कहलाता है, रेडिकल एंड कोलोराइजा। तो इस टाइप से हमारा जो मोनोकोट सीड्स होता है वो इस टाइप से स्ट्रक्चर लेता है, एंड जो डाइकोट सीड होता है उसका स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है। इसके बाद आपका डिफरेंस बताया गया है, जो डिफरेंस आपको राइट डाउन करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिफरेंस बिटवीन मोनोकोट एंड डाइकोट सीड। मोनोकोट सीड में बताया गया है ओनली 1 कोटिलोडोन इज फाउंड, एक ही कोटिलोडोन पाया जाता है, और डाइकोट में 2 कोटिलोडोन आर फाउंड, 2 कोटिलोडोन इसमें पाए जाते हैं। फूड मटेरियल आर स्टोर्ड इन एंडोस्पर्म, मोनोकोट में एंडोस्पर्म के अंदर फूड मटेरियल पाया जाता है, और डाइकोट में फूड मटेरियल आर स्टोर्ड इन कोटिलेडोन, कोटिलेडोन के अंदर ही फूड मटेरियल पाया जाता है। आउटर लेयर फॉर एंडोस्पर्म इज प्रोटीन रिच एंड इज कॉल्ड एल्यूरोन लेयर। जो इसकी आउटर लेयर होती है मोनोकोट की वो प्रोटीन से भरपूर होती है और उसको हम एल्यूरोन क्या कहते हैं। ये वाली जो लेयर अभी मैंने आपको बताई थी, एंड इसके अंदर ये लेयर एब्सेंट होती है। कोल्यूराइजा एंड कोलिप्टाइल प्रेजेंट ऑन द एपिकल पार्ट ऑफ प्लूमिल एंड रेडिकल। इसके अंदर जो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसको एक को कोल्यूराइजा कहा और एक को कोलिप्टाइल कहा है, ये दोनों प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, प्लूमिल और रेडिकल के एपिकल पार्ट पर ही प्रेजेंट होते हैं, और डाइकोट में दोनों ही एब्सेंट होते हैं। फिर मोनोकोट एम्ब्रियो इज फाउंड ऑन द साइड ऑफ सीड।
है ना। एम्ब्रियो जो बनता है वो एक साइड में पाया जाता है सीड के, वन साइड ऑफ सीड, ठीक है, एक साइड में पाया जाता है एम्ब्रियो मोनोकोट में। और डाइकोट में कहाँ रहता है एम्ब्रियो? एम्ब्रियो इज फाउंड आइदर ऑन मिडिल पार्ट ऑफ सीड और इन द होल इनर पार्ट ऑफ सीड। इसका कुछ पार्ट तो मिडिल पार्ट में पाया जाता है सीड के, और इनर पार्ट में जो मेन हिस्सा होता है वो इनर पार्ट में होता है। तो एम्ब्रियो मिडिल पार्ट और इनर पार्ट में पाया जाता है डाइकोट सीड में। तो ये इसका डिफरेंस था, इसको भी आप अच्छे से राइट डाउन करके लर्न करें।